सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और नेहा का नमस्कार। तो नेहा कुछ अलग सी रंगत हो रही तुम्हारी, ये दिवाली आने वाली है और उसकी कुछ तैयारियों की रंगत है तुम्हारे चेहरे पे, कुछ उसका उत्साह है अलग अलग सब। आपका कहना है कि जो चेहरे के आसपास जो धूल वगैरह जमी है, क्योंकि झाड़ के घर के पास से हम आए हैं, तो वो वैसी वाली रंगत भी है और थोड़े दिनों के बाद अच्छी वाली रंगत भी आ जाएगी। हाँ, चमक भी आ रही है। तो कुछ बात हम लोग भी कर लेंगे आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आ रही है तो दिवाली की तैयारियों में कुछ खरीदारी भी होती है। तो खरीदारियों में जो बहुत मूल्यवान होती है, कई बार सोना चांदी या कुछ इस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं। तो कुछ ऐसी बातें कर लेंगे और सोने के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेंगे। सोना यानी वैसे तो सोना सभी को पसंद है, लेकिन सोने के आभूषणों की बातें होने वाली है। हाँ। और आराम वगैरह भी उससे मिल जाता है। कई बार जब आ जाता है पास में सोना तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कुछ है, अब आराम किया जा सकता है। एक खुशी लेके भी आता है चमक के साथ साथ। तो भाई देखते हैं कि चमक कितनी असली होती है और सोना कितना सोना होता है। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका एम राजन के बारे में। बिल्कुल। और जब ये संगीत हम सुनते हैं, इतनी आत्मीयता से वो जब बजाते हैं, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उनकी बहुत योगदान भी रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं वो। हाँ। तो इस वजह से हम और खुश वो हो जाते हैं। एन राजम की अगर हम बात करें तो उनका तो संगीत ही एक पूरा समझ लो ग्रंथ है और एक पूरा उसके पीछे बहुत लंबी पृष्ठभूमि है। तो कुछ उनके बारे में बात करेंगे। और भाई घूमने कहाँ ले चलोगे? में घूमने जाएंगे हम छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में घूम के अलग अलग जगह देखने वाले हैं, ताकि जो ये संगीत की बात हो रही है, सोना खरीद लिया है और अब हम संगीत सुन के खुश हो जाएंगे, तो बस घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। तो वो भी कर लेंगे साथ ही। और नेहा आज 28 अक्टूबर है और आज का ये दिन खास है क्योंकि आज भगिनी निवेदिता की जन्मतिथि है। तो आज हम उन्हें भी याद करेंगे। तो क्योंकि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब आज़ादी मिली है और जो स्वतंत्रता का आंदोलन रहा है, उस दौरान जो भी सक्रिय रहे हैं, उन्हें याद करने का तो कोई खास मौका एक तरह से कह सकते हैं होता नहीं है, क्योंकि हर दिन उनके लिए है, उनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और फिर भी एक खास मौका लगता है तो हमें याद तो उन्हें उस वक्त जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। आयरिश मूल के होते हुए भी उन्होंने हमारे देश में रहकर बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके साथ एक नया युग, एक नया इतिहास शुरू हुआ। तो आज उनकी भी बात करेंगे, लेकिन बातों के इस पिटारे में कुछ गाने भी संजोए हमने। बिल्कुल। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले।
दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर। बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले। तो भाई जीवन से ना हारने की शिक्षा मिलती है इनके व्यक्तित्व से, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, भगिनी निवेदिता, जिनकी आज जन्मतिथि है और उन्हें हम याद कर रहे हैं। उनका जीवन एक आदर्श है कि कैसे अभावों के बीच भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है, एक उन्नत जीवन जिया जा सकता है, और कैसे उसे अपने साथ साथ दूसरों को भी मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से समृद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल, और जीवन के हर पल को दूसरों की भलाई करते हुए हम कैसे जी सकते हैं, ये उनके जीवन से हम सीखते हैं। भगिनी निवेदिता बिना साधनों की परवाह किए लोक कल्याण का वो कार्य किया करती थी। तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या मरीजों की देखभाल हो, वो लगी रहती थी, बिना साधन हो चाहे ना हो। बिल्कुल, और जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि वो आयरिश मूल की थी, यानी आयरलैंड की थी। तो आयरलैंड में ही थी वो तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने थे, और उन व्याख्यानों को सुनने के बाद उनके मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने सोचा कि भारत के प्रति उनके मन में अनुराग जो जागा, तो उन्हें लगा कि हम भारत ही चलें और वहीं उसे ही अपनी कर्मभूमि बनाएं। तो बस उन्होंने अपनी बात को, अपने संकल्प को सच बनाने में वो जुट गई। तो असली नाम हम अगर भगिनी निवेदिता का बताएं तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, जो कि बाद में भगिनी निवेदिता बनी, और ये नाम उन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। क्या मतलब बेहतरीन बात है कि वो एक प्रण लेकर, एक व्याख्यान सुनकर इतनी उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, उन्हें जाना चाहिए और जाकर काम करना चाहिए लोगों के लिए। तो एक इस तरह से प्रेरणा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक किसी बात से ही आपके मन में वो जिज्ञासा या आपके मन में उत्सुकता हो कि लोगों के बीच जाकर अगर हम काम करेंगे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल, ये सोचकर आपका आगे जाना तो बहुत अच्छी बात है। 28 अक्टूबर को 1867 में जन्मी आयरिश मूल की मार्गरेट भारत आई। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें दीक्षा दी थी और उन्हें कहा कि जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रेरणा मिली थी उनको, और
उन्हीं की तरह त्याग और तपस्या से जीने वाले स्वामी विवेकानंद की शिष्या रही भगिनी निवेदिता, और उन्होंने बहुत उसी तरह का जीवन जिया कि जिसे दूसरों के लिए हर पल कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए बिताया जाए। बिल्कुल, और इस तरह से वो काम करती रहीं। स्वामी जी के साथ वो कुछ समय तक भारत भ्रमण भी करती रहीं और बाद में वो कल में बस गई थी। और जहाँ वहाँ पे कलकत्ता में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और इस स्कूल का उद्घाटन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी जो थी माँ शारदा, उनसे उन्होंने करवाया था। हाँ, और इतना सुंदर उस समय का कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलता है, उस समय का जो घटना हुई थी कि जब पहली बार माँ शारदा की भगिनी निवेदिता से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उनको बंगाली में बंगला में कहा था कि छोटी बेटी, बहुत प्यार से गले लगाया था। तो ये जो संबंध था ये आत्मा के तार जोड़ गया। और जब जानती हो ना, जब आत्मा के तार जुड़ जाते तो कैसे होता है, जैसे हम लोग के तार जब जुड़ते हैं तो कैसा होता है। तो इस तरह से भगिनी निवेदिता ने उनके जब माँ शारदा का जब आशीर्वाद मिला तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और कुछ और करने की प्रेरणा मिली। तो जब स्कूल की ये शुरुआत हुई थी तो ये एक ऐसा समय था जब बहुत संभ्रांत, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे घर वाले लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते थे, इसके खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। तो ऐसे में भगिनी निवेदिता स्थान स्थान पर जाकर, लोगों के घरों में जाकर उनसे कहती थी कि आप एक बार भेज कर तो देखिए। और फिर जब भेजा गया लड़कियों को, बेटियों को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर इस तरह से बेटियों की शिक्षा शुरू हो गई। बिल्कुल, और बेटियों की शिक्षा जब शुरू हुई तो 10 साल की जब उनकी उम्र थी भगिनी निवेदिता की, उन्होंने स्त्री शिक्षा को उस समय तो बढ़ावा दिया ही, और 10 साल की जब उनकी उम्र थी तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। आर्थिक तंगी उन्होंने खुद देखी थी और इस वजह से उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो चैरिटेबल स्कूल में हुई थी। तो उन्हें पता था शिक्षा का क्या महत्व होता है एक लड़की के जीवन में, और शायद वो यहाँ जब आई होंगी तो उन्हें ये पता चला होगा कि यहाँ लड़कियों को इस तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उस ओर उन्होंने काम किया। हाँ, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिन्हें देखते हुए उनको लगता था कि ये सारी कुप्रथाएं खत्म हो सकती हैं अगर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम था उस समय का, वो था स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, यानी भारत स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ रहा था। तो स्वदेशी अभियान को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और बहुत जो आम लोग थे उनको जागरूक किया, उनको समझाया कि अपने देश से प्यार करने का क्या मतलब है और देश कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग थे, साधारण लोग थे, उनके स्कूल में वंदे मातरम गाया जाता था हर रोज, और वो तब भी गाया जाता रहा जबकि वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो एक अपनी तरह से होता ना एक छोटा आंदोलन, लेकिन हम अपनी तरह से हम तो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हैं। हाँ। छोटे छोटे जो कदम होते हैं उससे भी एक प्रेरणा मिलती है। तो जो स्कूल में जब बाकी सब बच्चियां गाती होंगी तो उन्हें एक मन ही मन तो देश के प्रति जो प्रेम है वो जागता होगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, प्रतिबंधित है तो क्या हो, एक छोटा सा आंदोलन था कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कदम भी साथ में मिलते हैं तो कहीं बड़ी मंजिल तक पहुंचते ही हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा स्त्री शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अंदर जो सेवा भावना थी वो कमाल की थी। जैसे 1899 के दौरान और उसके बाद आगे के सालों में भी प्लेग का प्रकोप बहुत तेजी से फैला था और उस समय जो लोग थे उनकी बहुत बुरी हालत थी। ऐसे में भगिनी निवेदिता ने स्थान स्थान पर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी बहुत सेवा की और इस चक्कर में वो खुद भी बीमार हो गई। तो ये एक कह सकते हैं सेवा भावना का सबसे जो ऊंचा दर्जा हो सकता है, या वो सोच सकता है कोई व्यक्ति कि खुद की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए दूसरे ठीक हो जाए। ये उन्होंने कर दिखाया। भारतीय कलाकारों के लिए भी उनके मन में काफी सम्मान था और उन्हें वो प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा करती थी और बहुत अच्छी लेखिका भी थी। तो उनके लेखन कार्य से भी प्रभावित होते हैं लोग। उनकी लिखी किताबों की अगर बात करें तो काली द मदर, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुस्तान, सिलेक्टेड एसेज ऑफ सिस्टर निवेदिता जैसी किताबें हैं। और भी कुछ हैं शायद नेहा जी, उनकी लिखी और जो किताबें हैं उसमें स्टडीज फ्रॉम एन ईस्टर्न होम, द एनिशेंट एबे ऑफ अजंता, फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये उनकी कुछ मुख्य किताबें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर
सिस्टर निवेदिता ने अपना जीवन जो है हमेशा दूसरों के भलाई के लिए या कि फिर अपने और अपने आसपास के लोगों की उन्नति के लिए लगाया। वो चाहे शैक्षिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो या आत्मिक रूप से हो, हर दिशा में, हर दशा में वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती रही। एक दार्जिलिंग में जब छुट्टियों के दौरान, जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां आई, तो वो दार्जिलिंग में घूमने गई थी और उस समय वहां पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 13 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह से उन्होंने इस दुनिया को आखिरी बार विदा कहा। लेकिन जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके काम से, जिनके हर प्रयास से दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा झलकता है, वो व्यक्तित्व हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में बसे रहते हैं। बिल्कुल, और उन व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना ही चाहिए जो हम रहे ना रहे, लेकिन ना रहने के बावजूद जिनका नाम बड़े आदर से, सम्मान से लिया जाता है।
चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन इस गाने की खुशबू की तरह उनके यादों की खुशबू, उनकी स्मृतियों की खुशबू, उनके अच्छे कामों की खुशबू रहती है। जी। अच्छा नेहा, कितना खूबसूरत ये गाना था, और ये गाना सुनते हुए दिमाग में एक बात ये आ रही थी कि संगीत में जो बोल होते हैं, जो आवाजें होती हैं, वो तो कमाल की होती हैं, लेकिन कोई गाना कैसा खिल जाता है जब उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। बिल्कुल, वाद्य यंत्र हर चीजों की कह सकते हैं खूबसूरती बढ़ा देते हैं गीत की। वैसे जब कहते हैं ना, पहली बार जब कोई सुनता है गीत तो वो बोल पे ध्यान भी नहीं दे पाता, वो पहले वाद्यों पर ध्यान देता है कि उसकी क्या धुन है। हाँ। उसमें पहले ध्यान जाता है, और उसके थोड़े दिन तक जब सुनते रहते हैं तो उसके बाद बोल पर भी ध्यान जाता है अच्छी तरह से। हाँ। बहुत सारी बोल तो सुनते ही हैं, लेकिन बहुत डिटेल में सुनना जो होता है वो होता है काफी दिनों के बाद। और बहुत से वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो गाने के बोलों को, जिसे कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको और ज्यादा उभार देते हैं, उसके मतलब को और ज्यादा जैसे कहते हैं सार वाला बना देते हैं, उसमें और ज्यादा मायने भर देते हैं। तो वाद्य यंत्रों की अगर हम दुनिया की बात करें तो कितने सारे वाद्य यंत्र हैं। कुछ हवा वाले हैं, कुछ तार वाले हैं, कुछ तार वाले हैं, कुछ हवा वाले हैं, कुछ पानी वाले भी होते हैं जो जल तरंग बजती है पानी से। तो कहा जाए तो वैसे तो संगीत हर जगह है। हाँ। हर तरफ मौजूद है। तो जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो हर चीज में संगीत सुनाई देता है, उन्हें अपनी आवाज में सुनाई देता है। उन्हें वो खटखट मिट जो भी होते रहती है, हल्ले गुल्ले जो होते रहते हैं, उसमें भी उन्हें कहीं ना कहीं संगीत सुनाई देता है। हाँ, और संगीत को सुनने के लिए जो विभिन्न आवाजें हैं, उनके अलावा जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, उनका भी बहुत अपना विशेष महत्व होता है। और ऐसा ही एक वाद्य यंत्र है वायलिन। तो जो कि एक बो से बजाया जाता है, एक धनुष जैसा होता है, उससे बजाया जाता है। तो आज हम 1938 में जन्मी डॉक्टर एन राजम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका हैं और जिन्हें वायलिन बजाने की विशिष्ट तकनीक के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बिल्कुल, उनके वायलिन जब वो बजाती हैं तो बिल्कुल जैसे माहौल ही बदल जाता है, और ऐसा लगता है जैसे वायलिन नहीं बज रहा है, कोई गा रहा है। इसलिए उनकी वायलिन जो बजाने का तरीका है उसे सिंगिंग वायलिन का नाम दिया गया है। और उनको सिंगिंग वायलिन वादिका कहा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले वायलिन का एक पीस सुन लिया जाए। बिल्कुल। कितना सुंदर ये पीस था। सोचो जब ये देर तक बजता है और किसी राग विशेष का बजता है तो कितना अच्छा लगता है। इसी में सिद्धहस्त हैं डॉक्टर एन राजम। गाते हुए वायलिन के ये स्वर विकसित हुए उनके परिवार में ही, क्योंकि वहां पर पहले से ही संगीत का माहौल था। स्वयं इनके पिता विद्वान ए नारायण अय्यर कर्नाटक संगीत के ज्ञाता थे और उनके भाई टी एन कृष्णन कर्नाटक शैली वायलिन वादक के लिए जाने जाते थे। वो जाने माने कलाकार थे। और उनके परिवार में परंपरा थी कि जब कोई भी बच्चा 3 साल का हुआ कि उसे एक वायलिन पकड़ा दी जाती थी और वो प्रशिक्षण तभी से शुरू हो जाता था। और एन राजम जब 3 साल की हुई तो उन्हें वायलिन दिया गया और उनका प्रशिक्षण जब शुरू ही हुआ तो उनके पिता ने ये देखा कि बड़ी जल्दी जल्दी वो सीख रही हैं सारी चीजें, और इसके लिए उन्हें वर्णम सिखाने शुरू कर दिए गए, मतलब आगे बढ़ा दिया गया, कह सकते प्रमोट कर दिया गया उनको। तो वो बस उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया और 5-6 महीने के बाद आमतौर पे ये सिखाया जाता है वर्णम। लेकिन उन्हें उसी बहुत जल्द वो सीखने लगी क्योंकि उनकी एक आदत, क्योंकि वो शुरुआत में थोड़ा उंगलियों की कसरत सिखाई जाती कि कैसे कैसे वो करेंगे, तो वो उस चीज को उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। उंगलियों की जो प्रैक्टिस थी उन्हें बड़ी जल्दी सीख लिया। फिर 5 साल का प्रशिक्षण पूरा होते होते एन राजम जो थी वो वायलिन वादन की दुनिया की मशहूर बाल कलाकार बन चुकी थी। उन्होंने इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की परीक्षा पास कर रेडियो पर कार्यक्रम देने भी शुरू कर दिए थे।
बिल्कुल, और 13 साल की उम्र की जब वो हुई तो वो गाने की बारीकियों को अपने वायलिन के ज़रिए वो बखूबी उतार दिया करती थीं। और पिता की उन्होंने इच्छा पूरी की और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए वो चली गई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। हुँ। और वहाँ एक मित्र ने उन्हें 70 आरपीएम के रिकॉर्ड पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का गायन सुनवाया। जो वो 78 आरपीएम का रिकॉर्ड होता हुँ, है, हुँ। थोड़ा बड़ा, एकदम बड़ा वाला एक जो होता है, और जी। जो उससे मंजिला जिसको हम लोग बोलते हैं, हुँ, हुँ। उस पर उन्होंने वो ओंकार नाथ ठाकुर का गायन सुना। वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी वो गायन सुनकर कि उन्होंने फैसला किया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जी से ही सीखेंगी। हुँ। और अब ये कैसे किया जाए? तो भाई इस संकल्प को पूरा करने का संयोग भी भाग्यवश उनके पास आ गया। बिल्कुल, जब वो परीक्षा की तैयारियां जो हुआ करती थी उसके लिए गुरुजी आया करते थे। वो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। हुँ। और एन राजम उन्हीं के साथ पंडित जी के पास चली गई और उन्होंने जब पंडित जी ने उन्हें कहा कि कुछ बजाकर वो सुनाए उन्हें, तो एम राजन ने जब वही स्वर लिपि बजाई जो उन्होंने रिकॉर्ड पर बजाते हुए सुनी थी, तो पंडित जी को रिकॉर्ड पे गाते हुए सुनी थी। जी। हाँ, तो वो सुनकर मतलब पंडित जी बहुत खुश हो गए। हुँ, हुँ। और उन्होंने एन राजम से संगीत विद्यालय के कार्यक्रम में अपने साथ बजाने के लिए कहा। और मजे की बात यह है, कितनी बड़ी बात है ये, कि वो कार्यक्रम के समय उन्होंने जब एन राजम को प्रस्तुत किया और जी। उनको बजाने के लिए कहा, तो उन्होंने ये बात भी कही कि वो एकलव्य का जीता जागता उदाहरण है। जी, जो गुरु के पास नहीं गए लेकिन उन्हीं गुरु से उन्हें गुरु मानकर हाँ, शिक्षा उन्होंने ले ली दूर किसी से तरह देखकर। तो जी। सोचो कितनी बड़ी बात होगी किसी कलाकार के लिए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसे कलाकार, जैसे विद्वान, उनके हुनर की प्रशंसा करें और उसको बढ़ावा दें। जी, और शास्त्रीय संगीत की इस यात्रा में अनेक अनुभव और पड़ाव उनके जीवन में आए, जिसमें गाने में मींड, मुर्की की बारीकियों को उन्होंने वायलिन में उतारने की कोशिश की और उसका प्रयास तो उन्होंने किया ही। दाहिने और बाएं हाथ दोनों हाथों से उन्होंने प्रयोग करने की एक विलक्षण तकनीक का विकास किया और इन सभी के लिए उन्हें एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की है सब करते हुए। वैसे जो स्वयं सीखने का ये जो सफर था, इससे उनका और विकास होता गया और उनकी कला और निखरती चली गई। इसके साथ साथ सिखाने का भी सिलसिला चलता रहा। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक हेड रही, बतौर संगीत विभागाध्यक्ष, और डीन के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। बिल्कुल, और ये उन्होंने जो योगदान दिया संगीत के प्रति, उसके लिए उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पुट्टराज सम्मान, पुणे पंडित अवार्ड और संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप, तानाश्री भी, उन्हें इस तरह के कई पुरस्कार उन्हें मिले थे। हाँ, और 1984 में उन्हें पद्म भूषण और 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी संगीत यात्रा ने अनेक पीढ़ियों को समृद्ध किया है। उनकी बेटी और बेटी की बेटी भी सीख रही हैं और बहुत सारे शिष्य हैं जो कि सिखाए हुए उनके विद्यार्थी आज विश्व में नाम और सम्मान अर्जित कर रहे हैं। और पंडित एन राजम का नाम चारों ओर बहुत सम्मान से लिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात नेहा तब होती है जब उसके संगीत से किसी ऐसे को फायदा पहुंचे जिसके बारे में उसने सोचा भी ना हो। क्योंकि संगीत के जो प्रशंसक हैं, जो ज्ञाता हैं, जो गुणीजन हैं, वो संगीत सुनकर खुश होते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही वाकया हुआ जब एक लड़की बीमार थी और वो बहुत सख्त बीमार थी, और ऐसे में डॉक्टर ने उससे ये कहा कि अगर वो एन राजम का वायलिन सुन ले तो उसे कुछ फायदा हो सकता है, और वास्तव में जब उसने सुना तो उसे बहुत, उसकी तबीयत में बहुत सुधार हुआ। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसने न सिर्फ ये साबित किया कि जो संगीत का जो एक चिकित्सा वाला पहलू है वो कितना ज्यादा सैद्धांतिक ही नहीं, मतलब सत्य भी है, और किसी दूसरे को जीवन दे संगीत। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। एक कलाकार है वो, तो कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। साथ में ये सोच सकते हैं अगर कलाकार अपनी कला को निखारने में लगा रहे तो उसकी कला अलग ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, उनका किसी के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है। उन्हें खुद ही अपने आप को ही तराशते जाने का मन है। इसलिए वो जब किशोरावस्था से ही उन्होंने गुरु चुन लिया, वो सीख रही हैं, लगन है उनकी इस तरह से, तो उनके संगीत में वो बात तो आनी थी।
एक प्यार का नगमा है। जिंदगी हमारी सबकी कहानी है और इस कहानी को हमारे ये जो सुनने वाले हैं ना, ये बड़ी खूबसूरती से बयां कर देते हैं। जैसे कि हमारे एक साथी लिखते हैं, आज एन राजम जी से मिलकर छत्तीसगढ़ घूमने जाएंगे तो सच का पता चल जाएगा कि सोना कितना सोना है। और इन्होंने आगे डॉक्टर एन राजम जी के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि लोगों की ये धारणा है कि शास्त्रीय संगीत कठिन है और उसका समाज से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जीवन की गहराइयों से जुड़ा है और वर्तमान परिवेश में केवल तनाव मुक्त जीवन का स्रोत है। स्रोत ही नहीं बल्कि आशावाद का पर्याय भी है। मेरी पसंदीदा वायलिन वादक हैं और उनकी प्रस्तुति बेहद पसंद है। तो भाई डॉक्टर एन राजम के बारे में हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ घूमने वाले जो हमारा प्लान है ना, उसमें भी हमारे श्रोताओं का पूरा पूरा हाथ है। बिल्कुल उनका हाथ है और उन्होंने कहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में बहुत सी चीजें होती हैं, उन्होंने बताई हैं, अलग अलग जगहों के बारे में बताया है, लेकिन जो एक सबसे अच्छी बात कही है वो ये कहा है कि भाई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो ये एक तरह से नारा जैसा है, जो कहा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग वैसे तो सभी बढ़िया होते हैं, मगर वो एक साथ मिलता है ना, तो कहते हैं कि बस कहते हैं तो कहते हैं। और वैसे सोने को लेके वैसे कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारी एक साथी कह रही है कि कौन से सोने की बात कर रही हैं, दोपहर में सोने की या वो वाला जो काफी महंगा और सुनहरा है। वैसे देखा जाए तो वो जो दोपहर वाला जो सोना है ना, वो भी काफी महंगा है। बस अभी हम उस सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने देते हैं, लेकिन हमने बात तो की थी थोड़ी सी, शायद हमारी साथी समझ नहीं पाई हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ घूमने के लिए अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बैग वगैरह पैक तो हो चुका है हमारा, तो अब हम निकलते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग अलग प्रांतों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य को संजोए एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कला है, संस्कृति और हरियाली का बड़ा ही सुंदर
संगम देखने के लिए हमें मिलता है। तो जाना तो चाहिए। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी बहुत वैभवशाली है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में इसे दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ करते थे और जो एक इकाई के रूप में थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा कहा जाता है। जी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो रायपुर, ये राजधानी एक सबसे बड़ा शहर है। यहाँ अनेक इस्पात मिलों और 6 इस्पात संयंत्रों के साथ रायपुर जो है देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। और नया रायपुर भी एक बना है जो कि एक नव नियोजित शहर है। तो नए रायपुर में जंगल सफारी से शुरुआत करें, जहाँ पे नंदन वन जंगल सफारी 800 एकड़ में फैला है और हरियाली के बीच अनेक पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। क्या नजारा होता होगा। ये तो पशु पक्षियों के बीच में जब जाओ तो ऐसा मन भी खिल जाता है। हाँ। कभी चिड़ियों की तरह चहकने लगता है, कभी हिरण की तरह कुलाचे भरने लगता है। तो कभी कभी जब भूख लगती है तो पेट हमारा शेर बाघों की तरह गरजने भी लगता है, बंदरों की तरह उछल कूद भी करने लगता है। हम तो ऐसे शाही सोच रहे थे, पर आपने ठीक है। हाँ, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं हम लोग। फिर अगर बस्तर के 16 श्रृंगारों में की बात अगर करें तो उनमें से एक है चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी से निकलता है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है और रात की शांति में इस झरने की आवाज दूर से ही सुनाई देती है। मतलब दिन में तो आप जा ही सकते हैं, रात में अगर जाइए तो उसकी आवाज सुनिए और क्या आपको आनंद आता है। और ये ना सोचिए कि आप रात में जाएंगे तो वहाँ कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रोशनी का पर्याप्त इंतजाम है। और इसके अलावा यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रताप प्रपात भी स्थित है, जिसका सौंदर्य बस देखते ही बनता। बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर आप कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता की ओर सोचें, सोचने से ही मन मोह लेगी। अब देखेंगे तो फिर सोचेंगे कि आप मन वही छोड़ के आ जाएंगे अपना। और देश के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो सोच ही सकते हैं अब तो हम लोग फिलहाल, क्योंकि जाना भी है ही थोड़ा, तो हमारे साथी घूम आए साथ में। बरनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य की जब हम बात करें तो वो भी काफी विस्तृत है और अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ वो भी मन मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो प्राकृतिक वातावरण की बात हो रही है तो फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का भी जिक्र कर लें। जी। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के पशुओं के साथ साथ जो जंगल के राजा हैं उनको भी देखा जा सकता है। अब जंगल के राजा को जब देखने की बात आ गई तो प्रजा को देखते देखते राजा को तो हम देखेंगे ही। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में मौजूद कोटुमसर गुफाएं जो हैं वो प्राकृतिक गुफाएं हैं जो पानी के कटाव की वजह से बनी हैं। और इन गुफाओं की खोज की गई थी 1993 में और लगभग 100 मीटर के क्षेत्र में वो फैली हुई हैं। और यहाँ की अगर यात्रा हम करते हैं तो रोमांच से भरना तो बिल्कुल लाजमी है। और देखो ना नेहा, हम तो घूम ही रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में बकायदा हमें जानकारी देनी शुरू कर दी है। तो इनकी ये जानकारी हम साझा कर लेते हैं और एक गाना सुन लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में आगे घूमेंगे। हाँ जी। थोड़ा सा थक गए ना। अब नहीं, थक तो नहीं गए, लेकिन वो वनराज जो दूर से दिख रहे हैं ना, तो उनको थोड़ी देर दूर से बैठ के देख लें, कहीं उनकी नजर पड़ गई तो काफी परेशानी हो सकती है। सही बात है। तो हमारी ये साथी लिखती हैं कि छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, जहाँ रेलवे की पटरी का निर्माण होता है। और पापा यहाँ के कर्मचारी थे, अब रिटायर हो गए हैं। बालोद जिला में झलमला है, यहाँ गंगा मैया का बहुत भव्य मंदिर है, दूर दूर से दर्शन के लिए लोग आते हैं। बिलासपुर जिला के रतनपुर में महामाया का अद्भुत मंदिर है। वैसे हमारे राज्य के हर गांव शहर में एक महामाया मंदिर विराजमान है। और इन्होंने बहुत सारे उनकी बात की है, मंदिरों की बात की है और भोजन की बात की है, जिनमें से कुछ का नाम तो भाई हमने भी सुना है। कुरकुरी जलेबी है, रखिया बड़ी है, पेठा है, ठेठरी है, खुरमी है, रोट है और बस्तर के घने जंगलों का जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं। अब हम आगे घूमने चले, इससे पहले हम गाना सुन लेते हैं। जलेबी की बात होगी तो रुकना तो पड़ेगा ही, अब थोड़ा चख लेते हैं। जी बिल्कुल। वादियों में खो जा
समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए गुमसुम। हाँ हाँ हाँ, वादियों में खो जाए हम तुम। आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, हम तुम। ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए गुमसुम। मुझे दोनों जहां की मिल गई है खुशियाँ, तुम जो मेरे हमराही मिले। दिल का ये चमन फिर लगा मुस्कुराने, अरमानों के हैं फूल खिले। सहारा तुम ही तो हो सहारा, हाँ जी हाँ, तुम ही सहारा, चलते जाए हम। प्यारा ये समा है, मौसम भी जवां है, चारों तरफ हुस्न की दास्तां है। मुझे लगता है जैसे हमें देख कर लगा मुस्कुराने ज़मीं आसमां है। दीवाना प्यार में होके दीवाना, जैसे ये सारा ज़माना अपने धुन में गुम। हाँ हाँ हाँ, वादियों में खो जाए हम तुम। आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, हम तुम। ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए गुमसुम। नेहा खो मत जाओ, वापस आ जाओ, हम छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। घूमते घूमते ही तो खो जाते हैं ना, तो खो जाते हैं, फिर एक जगह बताई जाती है कि यहाँ आ जाना, तो यहाँ मिल जाना। कहाँ मिले? हम मिलते हैं भिलाई, चलते हैं भिलाई में मिल जाते हैं। हाँ, अभी क्योंकि हमारी श्रोता ने जिक्र भी किया था उसका। तो भिलाई में कहाँ चल रही हो? देखिए भिलाई में ऐसे तो कहा जाता है कि एक कहा क्या जाता है इस्पात की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ये सब चीज़ें होंगी तो थोड़ा हल्ला गुल्ला भी होगा, धूल धक्कड़ भी होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत शांति है। और मैत्री बाग चिड़ियाघर जो यहाँ पर है, वहाँ अगर आप जाएं तो बहुत ही आनंद आता है। वापस हमें देखने मिलते हैं जीव जंतु, और बड़ा आनंद तो आता ही है। बचपन में जब जाओ, छोटे छोटे रहते हैं तब जाते हैं, क्या बड़े में भी हमें बड़ा मजा आता है। एक अलग ही आनंद आता है देखकर, खड़े खड़े आप देखते रहिए, इसी तरह से खो जाते हैं ना जैसे। तो मैं तो मैत्री बाग में ही खो गई थी एक तरह से, आपने वापस बुलाया मुझे। तो चलो वापस आ गई हो तो फिर छत्तीसगढ़ पे आगे बढ़ते हैं और जरा छत्तीसगढ़ के इतिहास को खंगालते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र पुराणों में भी है, रामायण में भी है, और उतना ही पुराना ये शहर है। यहाँ पे कदम कदम पे आपको इसके निशान मिलेंगे। जैसे भौरमदेव मंदिर जो है यहाँ का, वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें बहुत सारे अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। मंदिर पत्थरों का बना है और इन पर की गई बारीक कलाकारी देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, कहेंगे अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल, इतनी बारीकी से किया जाता है। अब तो कितने यंत्र मौजूद हैं सब चीजें करने के लिए, लेकिन उस वक्त की जब 1000 साल पहले,
तो शायद वो पत्थर को तराश के बनाया गया होगा ये। तो इस तरह की कलाकारी देखकर तो हम मंत्रमुग्ध होते ही हैं। साथ ही कांकेर में स्थित गाड़िया पर्वत ऊंचे पर्वतों में गिना जाता है और प्राकृतिक सुषमा से भरा पूरा ये पर्वत अपनी गुफाओं के लिए खासा आकर्षण पैदा करता है। अच्छा। क्योंकि इसके दक्षिण भाग में ना जोगी गुफा है। तो वहां जब हम जाते हैं तो कहा जाता है कि ये जो गुफा है वो ऋषि मुनियों द्वारा साधना के लिए काम में लाई जाती थी। वो साधना करते थे वहां बैठकर। तो थोड़ा बहुत तो उनकी जो साधना का असर है वो वहाँ बाकी होता होगा, तभी इतनी शांति वहाँ महसूस होती है। हाँ, ऐसी जगहों पर जाकर कुछ अजीब अलग सा ही आनंद हमें महसूस होता है। ऐसे चारे हमारे झरना है जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है और ये झरना करीब 16 मीटर ऊंचा है और ऊंचाई से गिरता हुआ आप एकदम साफ पानी देखिए। वो पानी की धार जब नीचे आती तो एक वो तालाब ऐसा बन जाता, उस तालाब में आप डुबकी मार के नहा लीजिए और ताजे हो जाइए। अब तो मन कर रहा है कि वो यहीं रहना चाहिए, घर में जाने की जरूरत नहीं है। वन्य जीवों को देखें और इस तरह से झरने के पानी का आनंद लें। और छत्तीसगढ़ की जैव सांस्कृतिक विविधता भी बहुत विस्तृत है, उससे रूबरू होना भी जरूरी है। तो हम पुरखौती मुक्तांगन में एक दिन अगर हम जरूर बिताएं तो हमारा जीवन भी सफल सा लगेगा हमें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ। जिसका उद्घाटन इस जगह का उद्घाटन भूतपूर्व राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और अब जरा मंडूक द्वीप की सैर कर ली जाए जो कि मोहन नदी के पास स्थित है। ये द्वीप मेढक के आकार का बना है, इसीलिए इसको मंडकू द्वीप कहा जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं। जी, हमारे श्रोता ने भी जिस तरह से बहुत से मंदिरों के बारे में हमें बताया, मंदिर यहाँ मौजूद है। साथ ही प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के लिए भी मल्हार शहर बहुत मशहूर है। और यहाँ पाए गए अवशेषों में कुछ तो 1000 ईसा पूर्व के हैं, तो इतने प्राचीन हैं। तो हम 1000 ईसा पूर्व सोचो कितना पुराना होगा। फिर अब चलो थोड़ा सा हिल स्टेशन की भी बात कर लें। छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन भी है। चिरमिरी, उसको छत्तीसगढ़ का जन्नत कहा जाता है। वाह। तो भाई यहाँ पे हरियाली है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब मिलकर बस सौंदर्य की ऐसी मिसाल बन जाते हैं कि आप ठगे से रह जाते हैं। और फिर यहाँ कोयला खदानें भी हैं और कई प्राचीन मंदिर और दूसरी ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पे जाके आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और फिर भूख लग गई तो फिर कुछ खाना भी तो पड़ेगा ना। वहाँ गए हैं तो कुछ अच्छी चीजें खाएं। यूं तो सारी चीजें सब जगह मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो खास तौर पर खास जगहों पर मिलती हैं। अब कुरकुरे जलेबी का जिक्र तो हमारे श्रोता ने कर ही दिया, तो वो हम खा सकते हैं। जिनी रखिया बड़ी के बारे में भी उन्होंने बताया, तो वो भी हम खा सकते हैं। और पारंपरिक पेठे के बारे में भी हमारे साथी ने बताया। और अगर यहाँ हम गए हैं तो बाफौरी का भी आनंद हमें लेना ही चाहिए। तो खा पीकर अगर हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम घूमेंगे कैसे? सही बात है। और स्थान विशेष के जो व्यंजन होते हैं उनका कुछ अलग ही आनंद होता है। तो कोई पूछे हमसे कि तुम वहां तो गए थे, फिर खा के क्या आए, तो बताना तो पड़ेगा। रोटी सब्जी थोड़ी खाएंगे हम बाहर जाकर। अब पहाड़, नदियां, झरने, हरियाली और प्राकृतिक सौगात का सुंदर नमूना छत्तीसगढ़, जहां वर्ष में आप कभी भी जा सकते हैं। और कैसे जाएंगे? रेल मार्ग से चले जाएंगे हम, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, फ्लाइट से जाना हो तो रायपुर एयरपोर्ट है, वहां से जा सकते हैं। आमतौर पर छत्तीसगढ़ के जो जंक्शंस हैं, जैसे रायपुर जंक्शन है, वो हर तरफ से जुड़ता है। अगर आप कलकत्ता की तरफ से आ रहे हैं या बीच के किसी शहरों से आ रहे हैं तो उड़ीसा से भी वो जुड़ता है और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ता है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ता है, क्योंकि एक तरह से बीच में ही है, तो आना जाना बड़ा आसान है। तो भाई खूब घूमकर एक सोने सा चमकता मन लेकर हम वापस लौटे, क्योंकि हमारे मन में आनंद ही आनंद भरा है। क्या कहती हो? चलिए फिर। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, पैसा ले जा रे, दिल कहते दे दूं मैं जोगी के बड़ी बदनामी होगी। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, पैसा ले जा
भाई दिल को बहुत संभाल के रखा जाता है और दिल चुरा लेती है हमारे सुनने वालों की बातें। हमारी एक श्रोता ने छत्तीसगढ़ के बारे में एक और हमें जानकारी दी है कि देश का सबसे पुराना अचानक मार अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मेरे घर से 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ नीलगाय जरूर दिखाई देती है। नीलगाय छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और मंदिरों की भी बातें कही हैं। और मैनपाट छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहलाता है, ये बताया है। तो भाई छत्तीसगढ़ तो हम घूम चुके और बहुत सारी जानकारी भी ले चुके। अब जहाँ तक सोने की बात है, तो सोने पर तो बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उनके अलग अलग विचार आ रहे हैं। कह रहे हैं दोनों सोने बहुत जरूरी हैं। वो सोना जो पहना जाता है और वो सोना जो सोया जाता है। तो दोनों तो जरूरी है। तो जो सोया जाता है वो तो आमतौर पर हम रोज ही कर लेते हैं लेकिन जो सोने के आभूषण खरीदने हैं या सोना खरीदना है तो उसके बारे में हम सोचते हैं। और कभी त्योहार हो, शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो, तभी हम उसे खरीदते हैं जा करके। और या गहने निकलते हैं और उनसे पहना जाता है तो वो उस वक्त के लिए अच्छी तरह से, उस वक्त नींद उड़ी भी रहती, काम बहुत होता है ना। हाँ। तो बस उस वक्त यही सोना हमें नजर आता है। और फिर जो सोना हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको लोग निवेश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो खास मौके होते हैं उन पर उपहार के रूप में भी सोने का उपहार दे दिया जाता है कुछ। लेकिन अगर जब हम सोना खरीद रहे हैं तो उस वक्त हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। और शुद्ध सोने की अगर हम बात करें तो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें 99.9% सोना रहता है। और इसके बाद होता है 22 कैरेट जिसमें 91.6% सोना मिलता है और 18 कैरेट में 75% होता है। बात करें 14 कैरेट की तो उसमें 58.5% सोना होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है उसका इस्तेमाल सिक्के और बार यानी जो बिस्किट होते हैं सोने के वो बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बिजली के उपकरणों के लिए या जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, चिकित्सकीय उपकरण होते हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जो हमारे आभूषण बनते हैं वो आमतौर पर 22 कैरेट से बनते हैं यानी कि 91.6% जिसमें सोना होता है उससे बनते हैं। और इसमें जो है 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें थोड़ी सी चांदी, कॉपर यानी तांबा और वगैरह मिला रहता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उससे मजबूती आ जाती है और जेवर जो हैं वो काफी समय तक चलते हैं। और जो जड़ाऊ जेवर बनते हैं 18 कैरेट के सोने में बनते हैं। बिल्कुल। और रोज हम जब जेवर पहनने की खरीदारी कर रहे होते हैं तो आमतौर पर 22 कैरेट का जो सोना होता है वो अच्छा रहता है और इसमें सारी चीजें मिली होती हैं इसलिए वो मजबूत रहता है। हाँ। और अगर हम इसे खरीद रहे हैं सोने के गहने तो हमें हॉलमार्क का चिन्ह जरूर देखना चाहिए शुद्धता के लिए। तो जिन गहनों में हॉलमार्किंग होती है उसकी शुद्धता को लेके हम किसी संशय में नहीं रह सकते। वो बहुत ही वो शुद्ध है, हमें पता होता है ये चीज। और एक बात और है कि सोने का अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो अपने शहर में 2-3 दुकानों पर जाकर उसका भाव पता कर लें और तब लें। और दूसरी बात यह है कि जब आप सोने का जेवर ले रहे हैं तो आप वजन की और तौल की दोनों की क्रॉस चेकिंग कर लें। यानी कि आप जितना वजन आपको बताया गया है और बिल पर जितना आ रहा है उसको जरूर मिलान करके देख लें। और खरीदारी का बिल तो जरूर ही लें। बिल्कुल, बिल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बिल उसी समय, कई बार कहा जाता है कि बाद में दे देंगे, लेकिन ऐसा ना करके आप थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जो भी, और आप फटाफट उसको बिल ले लीजिए और छूट वगैरह जो भी मिल रही है तो इस तरह से फायदा उठाइए सोने। हाँ, और छूट अक्सर जो सोने की मेकिंग चार्जेस होते हैं उस पे मिल जाती है क्योंकि कई मेकिंग चार्जेस देने का अलग अलग ढंग होता है तो उस पर कई बार जो दुकानदार हैं वो छूट दे सकते हैं और किसी तरह से छूट मिलना संभव नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहें कि आप किस तरह से आप छूट ले रहे हैं, ये ध्यान रखें। और भाई सतर्कता की बात अगर है तो घड़ी की तरफ देखना भी बहुत सतर्क, हमेशा ऐसा ही हो जाता है। तो बस लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और राजुल का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।